तो सेल साइकिल आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एंड द सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस किसे कहते हैं, सेल क्या होता है, इसी तरह से माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, हम बात कर रहे हैं। ये भी बात करेंगे कि सेल साइकिल होती क्यों है, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के लिए। So first we need to know about the definition of genes. So genes are the unit of heredity which is transferred from parents to offspring and is held to determine the some characteristics of the offspring. मतलब क्या है, जीन्स क्या है, जीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होके ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह के हो सकते हैं, ईदर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स में बी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक भी हो सकते हैं, मींस दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अपीयर physically on the bodies of offspring. These or such characteristics are called phenotypic characteristics. इसी तरह से जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो इनसाइड द बॉडी मौजूद हैं एंड दे कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड फिजिकली, उसे हम देख नहीं सकते। लाइक द ब्लड ग्रुप, like the importance, like the emotions, feelings. These emotions, these feelings are basically transferred from parents to offsprings and they can never be physically visualized. इसे हम देख नहीं सकते। तो जीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो यूनिट है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होके आते हैं ऑफस्प्रिंग्स। क्रोमोसोम्स क्या है? सो द टर्मिनोलॉजी क्रोमोसोम वाज गिवन by German embryologist Walter Fleming in 1882। अब ये जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या है? द पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन द फील्ड ऑफ एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहलाता है। मतलब वो एम्ब्रियो को, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को स्टडी करता है एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो ये पहली मर्तबा 1882 में ये टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टार्ट की गई। Now, chromosomes can be defined as a thread-like structure of nucleic acid and proteins found in the nucleus of most living cells carrying genetic information in the form of genes. Chromosomes क्या है? इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि these are the thread-like structure, जिस तरह से थ्रेड होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है जो बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड क्या है, कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, ये हम बात डिटेल में करेंगे जब हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और प्रोटीन पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्रोमोसोम्स बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। सो वेयर डज द क्रोमोसोम्स फाउंड? क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स। ज्यादातर सेल्स के ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है जीन्स की फॉर्म। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे बात की, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन appear during the cell division in the shape of rod। यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमें रॉड शेप के नजर आते हैं। तो किस वक्त नजर आते हैं? जब सेल डिवीजन का प्रोसेस या मैकेनिज्म जो है स्टार्ट हो रहा हो। इट हैज टू पार्ट्स और आर्म्स, सेंट्रोमेयर एंड। तो इसके दो पार्ट्स हैं, आर्म्स और सेंट्रोमेयर। फर्स्ट पार्ट इज द आर्म एंड सेकंड पार्ट इज द सेंट्रोमेयर। सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम चार तरह के हो सकते हैं। आम तो हमें पता है कहाँ होगा, सेंट्रोमेयर की रीजन। सेंट्रोमेयर कहाँ पर है? अगर ये रीजन सेंटर में है तो उस क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? सेंट्रोमेयर मुख्तलिफ पोजीशन पे हो सकता है और ये चार मुख्तलिफ पोजीशंस होती है इस बुनियाद पे। क्रोमोसोम्स की चार टाइप हैं। फर्स्ट मेटासेंट्रिक, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक जिसे हम सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज द टीलोसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम्स होते हैं
जिसमें क्रोमोसोम्स आर फाउंड विद द इक्वल आर्म्स, जिसमें क्रोमोसोम्स के इक्वल आर्म्स यानी कि दोनों आर्म्स जो हैं वो साइज में बराबर होते हैं। इसी तरह से सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की वो टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स जो हैं वो अनइक्वल होते हैं। एक क्रोमोसोम की लेंथ ज्यादा होगी, दूसरे क्रोमोसोम की लेंथ जो है वो कम होती है। Acrocentric rod-like chromosomes with one arm very small, another is very long, and the centromere is subterminal. इसी तरह से चौथी टाइप जो टीलोसेंट्रिक है, तो लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम्स के एंड पर लोकेटेड होता है। ये चार क्रोमोसोम्स किस तरह से नजर आते हैं? ये चार क्रोमोसोम्स हमें इस तरह से नजर आते हैं। हमने बात की मेटासेंट्रिक, जिसमें क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स, यानी कि अगर हम इस आर्म की बात करें तो दूसरे आर्म, ये दोनों आर्म जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि पी आर्म कंसीडर करते हैं अपर पार्ट को एंड द क्यू आर्म इज द लोअर पार्ट. So P arm and Q arm are equal in length in the structure of metacentric. अगर हम सब मेटासेंट्रिक के स्ट्रक्चर को फोकस करें तो हमें अनइक्वल आर्म्स नजर आ रहे हैं। इसकी लेंथ यानी कि Q आर्म जो है वो लॉन्ग है और P आर्म जो है वो क्या है, शॉर्ट हमें नजर आ रहा है। सो दिस इज एन अनइक्वल साइजेस ऑफ द आर्म्स। इसी तरह से एक्रोसेंट्रिक, जिसमें क्रोमोसोम का एक आर्म बहुत ज्यादा लेंथी होता है और दूसरा क्रोमोसोम का आर्म जो है वो बहुत छोटा होता है। एंड द फोर्थ टाइप इज द टीलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर लोकेट होता है क्रोमोसोम के एंड पर और दूसरा कोई आर्म मौजूद नहीं होता। इसे दूसरे अल्फाज में मैं इस तरह से कह सकता हूं कि टीलोसेंट्रिक इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच ओनली सिंगल आर्म इज प्रेजेंट. So if two equal arms are present, the structure is called metacentric. If two unequal arms are present, it is called submetacentric. Acrocentric is also the two unequal arms, but one arm is much more elongated while the other is shorted. इसे हम acrocentric और telocentric, जिसमें centromere जो है वो बेस लाइन पर मौजूद होता है. So these are basically the type of chromosomes on the basis of location of centromere. अब ये सेंट्रोमेयर जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, ये क्या है? द सेंट्रल रीजन, द रीजन विच बाइंड्स द टू क्रोमोसोम्स टुगेदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रोमेयर. इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं. और क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड कहते हैं क्रोमोसोम के एक आर्म को, यानी कि क्रोमोसोम का जो एक आर्म है उस एक आर्म को हम ये कहते हैं कि दिस आर्म इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटिड. तो दिस ब्लूइश कलर इज अ क्रोमेटिड और ये येलोइश कलर का एक दूसरा क्रोमेटिड जो है वो मौजूद है. So in the beginning of the cell division, each chromosome is consist of two genetically identified copies of thread-like structures with each other, and these thread-like structures are called chromatids or sister chromatids. मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्रोमोसोम जो है वो दो आइडेंटिकल कॉपीज पे कंसिस्ट करता है और ये दो आइडेंटिकल कॉपीज आपको ब्लू और येलोइश कलर की नजर आ रही हैं. तो ये दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक. और क्रोमेटिड क्या है? द सिंगल आर्म इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटिड. मजीद ये कि इस क्रोमेटिड के बाद सेल साइकिल ने स्टार्ट होना है. तो पहले ये समझते हैं कि सेल साइकिल क्या है. सो द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच अकर्स बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल. यानी एक सेल डिवीजन से लेकर अगली सेल डिवीजन के होने तक जितनी चेंजेस आ रही हैं, दोज चेंजेस आर कॉल्ड सेल साइकिल. वो सेल साइकिल कहलाती हैं. मतलब क्रोमोसोम्स का कंडेंस फॉर्म से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना, फिर उसका जो है अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना, स्पिंडल फाइबर्स जनरेट करना और फिर उसका न्यूक्लियोप्लाज्म को डिवाइड करना, कैरियोकाइनेसिस का साइटोकाइनेसिस होना, ये तमाम अमल जो है वो सेल साइकिल के हैं. किस तरह से होते हैं नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में मैं डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट पार्ट इज द सेल डिवीजन. So the cell cycle undergoes a sequence of changes which involved period of growth, replication of DNA and is followed by a cell division. सेल डिवीजन क्या है? सेल साइकिल जिसमें चेंजेस आ रही हैं, undergoes a sequence of changes. इसमें एक तसलसल के साथ, एक सीक्वेंस के साथ चेंजेस आएंगी. वो चेंजेस क्या आएंगी? इन्वॉल्व द पीरियड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ होनी है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, एंड दैट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस as well as the cytoplasm, collectively called as the cell division. सवाल ये है कि सेल्स डिवाइड क्यों है? सो व्हाई डू द सेल्स डिवाइड? सेल डिवाइड क्यों है? First possibility may be that DNA is overloaded. मतलब if the cells grew without limit, an information crisis.
वुड डेवलप मतलब क्या हुआ, सेल ने ग्रो करना शुरू कर दिया विदाउट लिमिट, और उसकी कोई लिमिट नहीं थी, सेल का साइज जो है वो इटसेल्फ ज्यादा ग्रो हो गया, एंड इंफॉर्मेशन क्राइसिस वुड डेवलप। अब इंफॉर्मेशन क्राइसिस होगा जिसकी वजह से सेल को डिवाइड होना पड़ेगा ताकि ये जो डीएनए का लोड है ये कम हो सके। जीना कैन नॉट सर्व द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सेल। सेल का साइज बढ़ रहा है, अब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जाएगा सेल की जरूरतें भी जो है वो बढ़ती जाएंगी, और इस कंडीशन में डीएनए इस साइज को इंक्रीज होने की वजह से सेल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, दैट इज व्हाई इट इज द टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, फूड एंड ऑक्सीजन हैव टू क्रॉस मेम्ब्रेन वेरी क्विकली, फूड और ऑक्सीजन को बहुत तेजी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है। वेस्ट मटेरियल मस्ट गेट आउट, जो वेस्ट मटेरियल सेल का है उसे बाहर जाना है। इफ द सेल इज टू लार्ज, अगर सेल का साइज बहुत ज्यादा है, दिस अकर्स टू स्लोली एंड सेल विल डाई, सेल की डेथ हो सकती है, लिहाजा यहाँ पे भी सेल की डिवीजन जो है वो जरूरी है। Now what is the cell reproduction? तो it consists of the cell division, और cell division मैंने बताया it is the process by which a cells divide to form two new cells. डिवीजन वो प्रोसेस, वो मैकेनिज्म जिसके जरिए एक सेल जो है वो डिवाइड होगा और दो नए सेल बनाएगा। याद रखिएगा कि दिस फॉर्मेशन ऑफ द टू न्यू सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल इज कॉल्ड विल बी कॉल्ड एज अ डॉटेड सेल। जो नया सेल बनेगा हम उसे डॉटेड सेल कहते हैं। अब चाहे चाहे वो सेल जो है वो किसी भी कैटेगरी का हो, हमेशा हम ये याद रखेंगे कि पेरेंट सेल से जो भी ऑफस्प्रिंग सेल बनता है वो डॉटर सेल कहलाता है। सेल डिवीजन की टाइप्स कितनी होती है? तो सेल डिवीजन जो है वो तीन तरह से हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया बाइनरी डिवीजन करता है, यानी कि दो आइडेंटिकल सेल्स बनाता है। एक सेल दो अपनी कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से दो सेल होंगे तो वो चार बनाएंगे, चार होंगे तो वो आठ बनाएंगे, आठ होंगे तो 16। इसी तरह से ये सीरीज जो है वो सो ऑन चलती रहती है। तो बाइनरी डिवीजन क्या है? जिसमें सेल डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होता है दो में, दो सेल डेफिनेटली चार में डिवाइड होंगे। दूसरा तरीकेकार जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, दैट इज द माइटोसिस, एंड द मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल की ग्रोथ और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जहां हो रही हो वहां माइटोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फॉर इंस्टेंस, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, हमारे हार्ट के सेल्स, लिवर के सेल्स, लंग्स के सेल्स, जितने हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इनमें ग्रोथ का मैकेनिज्म जो है वो पाया जाता है। हेयर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, नेल्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, इसी तरह से दूसरे तमाम ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं। ये ग्रो करने का जो डिवीजन का मैकेनिज्म है वो माइटोसिस के तहत होता है। इसी तरह से अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए या कोई इंजरी जो नेचुरल इंजरी हो, दोनों की बुनियाद पे भी सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के फिनोमेना से। और मियोसिस जो है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल्स और गैमेट्स, जिसमें गैमेट्स जो है वो फॉर्मेशन होती है, मतलब मेल सेल्स और फीमेल सेल्स जो है। इस दूसरे अल्फाज में मैं रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकता हूँ कि रिप्रोडक्टिव सेल्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस, while the growth cells are usually produced by the help of mitosis। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ग्रोथ हो रही है वो हेड टू टॉप अगर ग्रोथ है सेल्स की, तो वो ग्रोथ हमारी माइटोसिस कहलाती है। चाहे वो लिवर हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो ब्लैडर्स हो, चाहे वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टीन्स हो, चाहे वो ब्रेन के न्यूरॉन सेल हैं, whatever the type of the cell, if the mechanism of growth is taking place, it is carried out by the division of cell, and the mechanism is called as mitosis। जबकि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। ना प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया में सेल की डिवीजन किस तरह से होगी? सो वेरी फर्स्ट स्टेप द डीएनए रेप्लिकेशन, के सेल के अंदर डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स अपनी डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता है और दो सेम क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करता है। ये जब क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे यानी कि दो क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ईच ऑफ द सिंगल क्रोमोसोम विल मूविंग अपार्ट एंड अप्रोच टू द अपोजिट पोल। दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अपोजिट जाना शुरू हो जाएंगे। दैट पोल इज पार्टिकुलरली कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन, जो हमने फ्यू स्लाइड्स में पढ़ना है बाद में। सो पहले स्टेप में क्रोमोसोम्स ने क्या किया? डिवाइड किया, दो क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम फिर अपोजिट पोल पर जाएंगे और अपोजिट पोल पर जाने के बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं स्पॉटलाइट अपेयर कर रहा हूँ।
कि ये रॉड शेप स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, विच इज द रॉड शेप बैक्टीरियम डेफिनेटली, जिसका प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, अपने आइडेंटिकल कॉपीज यानी कि अपने आप को डबल करना शुरू किया। डबल करके ये क्या करेगा, दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा और अपोजिट पोल्स के बाद मूव करने के बाद ये अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा। इस बुनियाद पे जो दो नए सेल बनेंगे, सो द ईच न्यू डॉटर सेल दैट फॉर्म विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, वो सेम वही होगा जैसे पेरेंट सेल नजर आता है। यूकैरियोट्स में यानी कि तमाम बैक्टीरिया के अलावा, साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने ऑर्गेनिजम्स है, लाइक द प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, इनकी बॉडी में जो सेल की डिवीजन होती है, वो सेल की डिवीजन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन का कहलाती है, बिकॉज we all type of organism except of the bacteria and cyanobacteria contains the cell which is eukaryotic in nature. So let's have a look eukaryotic cell division हो कैसे रही है। So DNA is found on the chromosomes located in the nucleus of the cell। बात की थी हमने कि डीएनए कहाँ पर मौजूद है, फाउंड द क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स कहाँ पर है, सेल के न्यूक्लियस में। सेल साइकिल कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस मुसलसल चलने वाला अमल है। ऐसा नहीं है कि ये एक सेल डिवाइड हुआ दो में, अब यहाँ पर आपकी ग्रोथ में, आपके डिवीजन में कुछ देर का वक्फा आ जाए और सेल सोचे कि हम 10 मिनट के बाद दोबारा डिवाइड होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सेल फौरन डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो सेल बनेंगे, जैसे ही दो सेल बन जाएंगे, ये दो सेल मजीद मेच्योर होने के बाद मजीद 4 सेल बनाएंगे, वो 4 सेल मेच्योरिटी के बाद मजीद सेल बनाएंगे। तो सेल्स, दिस इज हाउ ग्रोथ ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स, डीएनए मल्टीप्लाई होगा। ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेटेड, ऑर्गेनेलीज से मुराद यह है कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक द गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, वैक्यूल्स है, ये तमाम ऑर्गेनेलीज जो है वो अपने आप को डबल करेंगे, और डबल करने के बाद साल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद अगर 2 है तो वो 4 हो जाएगी, एक साल के बाद 2 चले जाएंगे, दूसरे साल के बाद मजीद 2 चले जाएंगे। सेल डिवाइड होगा टू फॉर्म डॉटर सेल्स बनाएंगे। अब mitosis, as we are about to study the mechanism of the mitosis, so mitosis itself consists of the 4 steps। इसके 4 steps हैं mitosis के। The first step is the prophase, metaphase, anaphase and the telophase। इसके बाद जो है डिवीजन होगी साइटोप्लाज्म की, and that cytoplasmic division is called as cytokinesis। And again, the each new daughter cell that is formed will be genetically identical to the parent cell, वो parent cell से resemble रखता होगा। अब सेल साइकिल के स्टेजेस हमें किस तरह से नजर आएंगे। सो सेल डिवीजन, इट हैज 2 phases which are the interphases। सबसे पहला फेज, इट इज द पीरियड ऑफ द नॉन डिवीजन, एंड एम फेज, इट इज द पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन। यानी कि सेल डिवीजन के 2 मेन फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है, और एम फेज जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है। तो ये सेल के पहला, यानी कि हम वो स्टेज पढ़ रहे हैं इंटरफेज। इंटरफेज का पहला जो फेज है, दैट फेज इज कॉल्ड G1 फेज। इसके बाद जो दूसरा फेज है, दैट इज स्टेशनरी फेज और S फेज, और दैट S फेज इज accompanied with the G2 फेज, यानी कि तीसरा फेज जो है वो G2 फेज है। ऑल ऑफ दीज 3 फेजेस, G1, S एंड G2 फेज, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटरफेज। ये वो टाइम है, ये ड्यूरेशन है जिसमें सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन। सेल अपने आप को सेल डिवाइड करने के लिए तैयार करे। किस वक्त? G1 फेज, S फेज एंड देन फाइनली टू G2 फेज। इस तमाम ड्यूरेशन में सेल अपने आप को तैयार करता है कि वो डिवाइड हो। और G2 के बाद इट अंडरगोज टू द सेल डिवीजन मैकेनिज्म which is started with the prophase, lead to the metaphase, anaphase and finally the telophase। और इस स्टेप के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब ये जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, अब इसे मैं इस तरह से समझाता हूं कि फॉर इंस्टेंस एक सेल है जो इस वक्त G1 फेज में है। ये सेल G1 फेज से S फेज में जाएगा, S फेज से G2 फेज में, G2 फेज लीड करेगा एज अ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। यहां आकर इस सेल के 2 पार्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 सेल, डॉटर सेल जो है वो बन गए। ये 2 डॉटर सेल दोबारा G1 फेज में जाएंगे, फिर S फेज में, S फेज से G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज,
साइटोकाइनेसिस, और इस स्टेज पर आकर साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन होगी तो ये 2 सेल 4 बना लेते हैं। फिर ये 4 सेल दोबारा से G1 फेज, S फेज, G2 फेज और ये तमाम फेजेस गुजार के 4 से 8 सेल बनाएंगे। फिर ये 8 फेजेस, 8 सेल जो है वो दोबारा से ग्रो। दिस इज हाउ द सेल साइकिल, इसीलिए हम साइकिल, वर्ड साइकिल को इस्तेमाल कर रहे हैं कि साइकिल का मतलब ये होगा कि ये डिवीजन मुसलसल जो है वो चलती रहती है। Now the first stage is this interphase. So interphase is a period of the growth, वो स्टेज है जिसमें ग्रोथ हो रही है, सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है, एंड ऑल्सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिटवीन सेल डिवीजन, जिसमें डीएनए की भी रेप्लिकेशन की तैयारी होगी। तो इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द 3 phases. The first phase is a G1 phase जिसमें सेल increases its size, सेल अपना साइज इंक्रीज करता है। It is associated with the S phase, which is the replication of chromosomes, और इस स्टेप में now 2 strands called sister chromatids joined by a centromere, 2 chromatids के जो पेयर होंगे वो अपने आप को ज्वाइन करेंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने आप को ज्वाइन करेंगे बाय द सेंट्रोमेयर, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स अपने आप को, सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने आप को बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो G1 फेज, एक बड़ा सा हमें फेज नजर आ रहा था इंटरफेस का पहला पार्ट, दैट G1 फेज स्टार्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल। इसके बाद सेल जाएगा S फेज, स्टेशनरी फेज में, जिसमें क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट होंगे। और फिर G2 फेज आएगा जहां पर ऑर्गेनेलीज डबल होना स्टार्ट होंगे। ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ER, वैक्यूल एंड व्हाटसोएवर। नया साइटोप्लाज्म बनेगा एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स नीडेड फॉर माइटोसिस फॉर्म, और जो भी स्ट्रक्चर माइटोसिस के लिए चाहिए वो तमाम स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होंगे। नाउ लाइफ साइकिल क्या है? सेल के अंदर ये जो स्टेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, सो इट इज स्टार्टेड विद द माइटोसिस, व्हिच इज द न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। माइटोसिस खत्म होने के बाद, यानी कि पहला स्टेज जब खत्म होगा न्यूक्लियर प्लाज्म का, न्यूक्लियर डिवीजन का, इट विल लीड टू द साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। The steps of the mitosis are ensured that each new cell has the exact same number of chromosomes to the original. ये स्टेप माइटोसिस के ये इंश्योर करवा रहे हैं, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर उसके बाद टीलोफेज। These steps are basically responsible to carry out the mechanism of mitosis in a way that the number of chromosomes should be remain exactly same as the parent cell. मतलब जितने parent cell के अंदर chromosomes हैं वही ऑफस्प्रिंग में अपीयर हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम क्रोमोसोम्स जो है ये अपीयर होंगे। माइटोसिस में the process that divides the cells to produce 2 further nuclei, each with a complete set of chromosomes, is called as the p-met phase. p-met का मतलब है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज, ये स्टेजेस। स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होगी कि इंटरफेस हमें इस तरह से नजर आता है कि सेल के अंदर तमाम जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, सॉरी, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डेंस फॉर्म के अंदर हमें न्यूक्लियस के अंदर नजर आते हैं। ये डबल सर्कुलर लाइन इसलिए बताई गई है। द फर्स्ट लाइन इज द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की चीजें हम इस वक्त फोकस करेंगे। सो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज द डेंस फॉर्म। इट विल लीड टू द प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर फॉर्म में अरेंज होंगे। पेयर फॉर्म से ये अगले स्टेप में, यानी कि प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, जिस स्टेज में ये क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन, सेंट्रल लाइन में आकर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज यानी कि एनाफेज में आकर ये क्रोमोसोम जो कि पेयर्ड फॉर्म में थे ये सेपरेट होंगे और दोनों पेयर अपोजिट पार्ट में मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। और फिर आएगा चौथा स्टेज जिसे कहते हैं टीलोफेज। इसमें दोनों यानी कि एक पार्ट ये साइटोप्लाज्म का हमें नजर आ रहा है ये सेपरेट हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है ये भी न्यूक्लियस का सेपरेट हो जाएगा।
अभी यहाँ पर पूरा का पूरा सेल एक ही है। पिक्चर नंबर 3 और पिक्चर नंबर 4 में सेल मेम्ब्रेन हमें रप्चर्ड होती हुई नजर नहीं आ रही, रप्चर्ड होना शुरू होगी, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर्ड हो चुकी है और दो मजीद या दो डिफरेंट न्यूक्लियस जो है फॉर्म हुए, और इन न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के बाद आखिरी स्टेप है दैट इज साइटोकाइनेसिस, जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो मजीद नए सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो द फर्स्ट फेज इज द प्रोफेज। पहला फेज हम डिटेल में बात करते हैं कि प्रोफेज किस तरह से है और हमें किस तरह से ये प्रोफेज जो है वो नजर आता है। तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल। क्रोमोसोम्स जो है वो इस स्टेज के अंदर विजिबल होते हैं, यानी कि नजर आ रहे हैं। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। अब याद रखिएगा सेंट्रियोल एक टर्मिनोलॉजी ऐसी है दैट इज प्रेजेंट inside the cell having a large structure if we talk about the plant cell and a small structure if we talking about the animal cell. सेंट्रियोल वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट एनिमल दोनों में मौजूद है। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल का साइज ज्यादा और एनिमल में कम होता है, और यही रीजन है जिसकी बिना पर पेरेंट सेल प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे मौजूद होता है क्योंकि सेंट्रियोल का साइज ज्यादा है, और एनिमल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है क्योंकि सेंट्रियोल का साइज कम होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द पोल्स। दो मुख्तलिफ, ये हमें जो नजर आ रहे हैं दीज आर द सेंट्रियोल्स, ये दो सेंट्रियोल दो मुख्तलिफ लोकेशंस यानी कि एक दूसरे के अपोजिट मूव करके एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। और इसी स्टेज में प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पे मैं स्पॉटलाइट अपेयर कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रप्चर्ड होना शुरू हो गई है। और स्पिंडल फॉर्म्स, स्पिंडल जो है स्पिंडल फाइबर्स, ये जो आपको फाइबर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, दीज फाइबर्स स्टार्ट टू फॉर्म, ये फाइबर्स बनना शुरू हुए। तो 4 important phases that are going to take place in the phase of pro, that is first is the chromosomes are visible in structure, second one centriole appear होंगे, थर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, और चौथी बात स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। जब ये काम हो जाता है तो सेल स्टेज में जाता है मेटाफेज इन विच क्रोमोसोम्स लाइंस अप टू द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर ऑफ द सेल पे जमा कर लेते हैं एंड दैट इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पर आकर तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स जो है वो लाई कर स्पिंडल्स अटैच टू द सेंट्रोमियर्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स हमारे थे, ये इसके दरमियान में जहां पर दो क्रोमोसोम्स, जहां पे दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं, हम बात कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये दोनों स्पिंडल फाइबर से ज्वाइन कर लेगा। स्पिंडल फाइबर से ज्वाइनिंग होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के अपोजिट जाना शुरू होगी। सेंट्रोमियर्स डिवाइड्स, सेंट्रोमियर दोनों को हाफ हाफ डिवाइड हो गया, दोनों क्रोमेटिड्स के पास इक्वल नंबर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ सेंट्रोमियर मौजूद है। एंड देन सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रही है। फाइनली इट लीड टू द टीलोफेज इन विच क्रोमोसोम्स अनकॉइल होंगे। क्रोमोसोम जो कि पेयर बनाए हुए थे लास्ट स्टेज तक, ये पेयरिंग जो है वो खत्म हुई एनाफेज में, और टीलोफेज में ये क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो गई है जो मैं आपको स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूँ, और स्पिंडल फाइबर जो बने थे वो स्पिंडल फाइबर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव होना शुरू हो गए, यानी कि डिसअपियर हो गए। और इसके बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ द माइटोसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। अगर इसके दरमियान में जो आपको इस वक्त एक ही सेल नजर आ रहा था, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, दो नए सेल बन गए, ऑर्गेनेलीज डिवाइड होंगे, and these are the two new cells which are called as daughter cells, and these two chromatids, these two cells are identical to their parent cell, अपने parent cell से identical है। ये ओवरऑल मैकेनिज्म है जो इस तरह से माइटोसिस का हमें नजर आता है। पहले एक मरतबा वीडियो देखते हैं फिर उसे एलोबरेट करेंगे। ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। क्रोमोसोम्स अपने आप को कंडेंस फॉर्म से पेयर फॉर्म में लेकर आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं सेंट्रियोल से। क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे एनाफेज, और क्रोमोसोम्स जब अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपियर होगी, क्रोमेटिड्स जो है वो अनकॉइल होंगे, एंड दैट विल लीड टू द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म
और नया साइटोप्लाज्म जो बनेगा। ये तो ये एनिमेशन हो गई जो कंप्यूटराइज्ड डेफिनेटली मैंने तैयार की है कि इस तरह से ये क्रोमोसोम्स की या सेल की डिवीजन होती है। एक्चुअली किस तरह से होती है, नजर किस तरह से आ रहा है, तो ये आपको मैं बेसिकली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ जो ब्लैक कलर में नजर आ रही है। स्पॉट रेड लाइट अपीयर होगी, क्रोमोसोम्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को पेयर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। पेयर फॉर्मेशन इस वक्त जो है वो आपको नजर आ रही है। पेयर फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होगी ये क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर लाई करेंगे। तो जब ये इक्वेटोरियल, जैसे कि इस वक्त नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अरेंज हो चुके हैं और जैसे ही इनकी अरेंजमेंट खत्म होगी क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। ये क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ, यानी कि दिस वाज द एनाफेज, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। अपोजिट पोल की तरफ जैसे ही मूव करते हैं ये सेपरेट होते हैं और फिर यहाँ पे दो नए सेल जो है वो बन चुके हैं। ये वो पिक्चर थी जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है और इसको टाइम लैप्सेस के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से एनिमल में माइटोसिस यानी कि हमारी बॉडी में माइटोसिस जो है वो किस तरह से होती है। एक और ऑर्गेनिज्म जिसे हम जो है वो नाम देते हैं सी अर्चिन का, ये थोड़ी सी ज़्यादा विजुअलाइज है। इसे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको मजीद समझ में आएगा। ये क्लिप्स पर है, ये आपको एक सेल जो है वो इस वक्त दिखाया जा रहा है। आप ये सेल के अंदर देखो, ये डिवाइड होना शुरू हुआ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है इस तरह से। ये दो और दो से फिर क्या हुआ, मजीद जो है वो चार सेल जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। So this is all about for today's lecture. Wish you all the very best of luck. Thank you so much. Allah Hafiz.